ऐसे आदर्श हैं हमारे आपके सामने, हम पूरी दुनिया में सीना तान के चल सकते हैं। महापुरुष कौन होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसके द्वारा देश और समाज का संचालन कैसे होता है, ये हम उनको कह सकते हैं। पर आइए जरा और गहराई में चलते हैं। हम तो अध्यापक हैं और कहते हैं कि शिक्षक के आंगन में किसी भी देश का भाग्य बना करता है। राम, हमने जिनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द लगाया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से लिया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श थे। पुत्र, भाई, पति, राजा, सेनापति, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श थे। इसलिए हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा। देखिए आप, कितनी बड़ी बात, जिनको अगले दिन राज तिलक होना है, जिनको अगले दिन राज तिलक होना है, उनको रात्रि को 11 बजे कह दिया जाए आपको वनवास पर जाना है। कितनी बड़ी बात। अयोध्या की सेना उनके साथ थी, अयोध्या की जनता उनके साथ थी और अयोध्या का मंत्रिमंडल उनके साथ था। वो चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बगावत कर सकते थे। मेरे पिता बुजुर्ग हो गए हैं, सठिया गए हैं, मैं उनकी बात को नहीं मानता हूं, बगावत की घोषणा करता हूं, कल मेरा राज तिलक होगा, अयोध्या का राजा मैं बनूंगा। वो निश्चित रूप से अयोध्या के राजा बन जाते। लेकिन आज 16.5 लाख वर्ष के बाद भी हम उनके नाम को नहीं जानते। राजा तो इस भारत की धरती पर लाखों करोड़ों हो गए होंगे, राजा होना अलग बात है और जीवन के अंदर मर्यादाओं को पालन करना एक अलग बात है। अगर वो जंगलों में नहीं जाते, अगर वो वनों में नहीं जाते, अगर वो राष्ट्र विरोधी ताकतों का संहार नहीं करते, अगर वो देश के दुश्मनों को चुन चुन के नहीं मारते और अगर एक धोबी के कहने पर सीता माता को इतनी कड़ी सजा नहीं देते, तो आज मैं और आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्र घरों में नहीं लगाते, उनके गीत और भजन नहीं गाते, उनका ऐसा सीरियल नहीं बनता रामानंद सागर के द्वारा कि जब टीवी पर रामानंद उसका सीरियल आता तो देश के अंदर कर्फ्यू लग जाता, सड़कें सुनसान हो जाती, चलते हुए वाहन रुक जाते और अगर बिजली चली जाती तो नौजवान कहता बिजली बोर्ड के कर्मचारियों तुम बिजली 22 घंटे मत देना, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर रामायण का सीरियल जिस समय आएगा अगर उस समय बिजली चलेगी तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको ठिकाने लगा देंगे। ऐसा राम का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन। जन्म लिया कारागार में, जन्म लिया कारागार में, 7 भाई बहन जिसके मार गए, माता पिता किसी और के द्वारा नहीं, अपने मामा के द्वारा हथकड़ी और कारागार में बंद है। बचपन से कभी पूतना, कभी बकासुर, कभी कोई मारने के लिए आ रहा। जन्म से लेकर मरण तक उनके जीवन का अध्ययन कर लेना धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनान्यं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान कृष्ण चुन चुनकर राष्ट्र विरोधियों को मारा। कौरव कहां, जरासंध कहां, शिशुपाल कहां, एक भी राष्ट्र विरोधी ताकत को छोड़ा नहीं। पर आइए जरा और गहराई में चलें। राम का निर्माण कहां हुआ? राम का निर्माण किसने? राम का निर्माण गुरुकुल में हुआ। राम का निर्माण एक शिक्षक द्रोण, राम का निर्माण एक शिक्षक वशिष्ठ के द्वारा। उसको थोड़ी धार देने का काम, थोड़ा और संभालने का काम विश्वामित्र। राम राम अगर बन पाए, राम को राम बनाने का काम अगर किसी ने किया, तो आप जैसे उस समय के एक शिक्षक वशिष्ठ ने आज के विद्यालय उस समय के गुरुकुल के अंदर किया, जिनकी सुगंध जब से उनका जन्म हुआ और जब तक सृष्टि रहेगी, राम भारत के जीवन में से
कभी जा नहीं पाए। भगवान कृष्ण का निर्माण उज्जैन, आज का उज्जैन, उस समय का गुरुकुल, और शिक्षक का नाम संदीप। क्या नाम था? संदीपन ऋषि। संदीपन ऋषि, आश्रम का नाम संदीपन आश्रम। आज भी उज्जैन में उसको मेंटेन करके रखा गया है। मैंने भी वहां के 2-3 बार दर्शन किए। भगवान कृष्ण, राम तो मर्यादा वाले थे, 14 कला संपूर्ण थे, पर भगवान कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे। 2 कला भगवान कृष्ण में ज्यादा थी, कूटनीति, रणनीति। कूटनीति, रणनीति, दुश्मन को मारना है, कैसे मारना है? किसी भी तरीके से मारना पड़े। कर्ण को यह कहने का अधिकार नहीं कि हम धर्म के रास्ते पर चलें। कर्ण, तुम्हारा धर्म उस समय कहा गया था, कर्ण तुम्हारा धर्म उस समय कहा गया था जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। इसलिए धर्म तो तुमने छोड़ा था। आज अगर तुम्हारा पहिया कीचड़ के अंदर फंसा है तो अर्जुन को भी तुम्हारा सिर अपने बाण से काटने का पूरा अधिकार है। ये भगवान कृष्ण अन्यायी और अत्याचारी को जिस तरीके से मारना पड़े हम मारेंगे। वो 16 कला संपूर्ण थे। द्रोणाचार्य को कैसे मारना है, भीष्म पितामह को कैसे मारना है, जयद्रथ को कैसे मारना है, कर्ण को कैसे मारना है, ये भगवान कृष्ण के बगैर संभव भी नहीं था। मैं और आप राम और कृष्ण के अनुयायी हैं, जिनका निर्माण योग्य शिक्षक के द्वारा, आज की भाषा में स्कूल, आज की भाषा में कॉलेज, आज की भाषा में विद्या की मंदिर, उस समय की भाषा में गुरुकुल, गुरुकुल, गुरुकुल। इतने अच्छे, आप किसी भी एक अच्छे, हम सब शिक्षक, इतिहास आप उससे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आप बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किसने? देश पर जब यूनान से संकटों की आंधी आई, देश की अखंडता को, एकता को संकट था, देश की सीमाओं पर संकट के बादल छाए हुए थे। एक शिक्षक चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय 2700 साल पहले बना। आज के पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडर है, वहां चाणक्य पढ़ाते थे। उस शिक्षक ने उस समय देखा यूनान से बहुत बड़ी आंधी आक्रांताओं की आ रही है। सिकंदर, उसका सेनापति सेल्यूकस सेनाएं लेकर आ रहा है, हमारी पश्चिम की सीमाओं को रोक रहा है। वो अपने विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य, वो अपने शिक्षक साथी, वो अपने अन्य विद्यार्थियों को साथ लेकर उस समय के संकट के बारे में विचार विमर्श करते हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारत पर पहला विदेशी हमला यूनानियों का, उसका मुकाबला कैसे करना है, देश की अखंडता को कैसे बरकरार रखना है, इसकी योजना एक शिक्षक अपने शिक्षक साथी, अपने शिष्य विद्यार्थियों के साथ एक विद्यालय के अंदर न केवल बनाता है, उसको लागू करता है, दुश्मन को, आक्रांताओं को समाप्त करता है, भारत को अखंड बनाता है, भारत की सीमाओं को मक्का मदीना तक और रूस के कैस्पियन सी तक सुरक्षित करता है। आप किसी महापुरुष को उठा लेना, उसके पीछे कौन है, जरा उसकी गहराई में जाना, उसके पीछे कौन है। शिक्षक का मतलब केवल शिक्षा देना नहीं होता था। शिक्षक बिल्डर ऑफ द नेशन था, शिक्षक राष्ट्र निर्माता था, वो राष्ट्र के बारे में चिंतन करता था। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र तैयार करता था। दुनिया में एक परिवार जो 1300 साल पुराना है, दुनिया में एक परिवार जो 1000 साल तक विदेशी आक्रांताओं से लड़ा है, उसको आप भी जानते हैं। इतिहास में उसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पूर्वज आज से 1300 साल पहले जहां से वो वंश प्रारंभ होता है, उनका नाम था पप्पा राव। 11 साल की उम्र में हरिति नाम के ऋषि अपने गुरुकुल में
सीमा जो उदयपुर के साथ लगती है, वहां पर उनका 11 साल की उम्र में अपने विद्यालय में, अपने गुरुकुल में निर्माण करते हैं। 17 साल की उम्र में बप्पा रावल को हरा देते हैं। बप्पा रावल 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ते हैं, जो इस्लाम का पहला हमला है। उस परिवार में महाराणा राज सिंह आज से 300-325 साल पहले औरंगजेब के साथ लड़ते हैं। उस परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी महाराणा बप्पा रावल, महाराणा खुमान सिंह, महाराणा लखन सिंह, महाराणा रतन सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह, महारानी पद्मनी बाई और मीराबाई सब उसी परिवार में थे। पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए लड़े और मरे, लेकिन निर्माण किसके द्वारा हुआ? हरिति नाम के एक ऋषि और शिक्षक के द्वारा। ऐसा वंश और ऐसा बीज उन्होंने डाला। शिवाजी को बनाने वाले कौन थे? समर्थ गुरु रामदास अपने आश्रम में अपनी शिक्षाओं के द्वारा उनका निर्माण। हर जिस समय मौर्य काल का, मौर्य वंश का पतन हो रहा था, एक शिक्षक गुरुकुल में खड़े हो गए और उन्होंने पुष्यमित्र को तैयार किया। पुष्यमित्र को, मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट को समाप्त करके पुष्यमित्र को गद्दी पर बिठाया। विजयनगर का साम्राज्य, दक्षिण भारत, 300 साल तक जिसने इस्लाम की आंधी को रोक के रखा, उनके गुरु का नाम, गुरुकुल का नाम विद्यारण्य, विद्यारण्य, विद्यारण्य। अपने गुरुकुल से और उस संत ने, उस शिक्षक ने, मेरा आपसे कहना है, इस देश की पतन की कहानी उस दिन प्रारंभ हुई। इस देश के पतन की कहानी उस दिन प्रारंभ हुई जिस दिन गुरुकुलों का पतन प्रारंभ हुआ, जिस दिन शिक्षा के मंदिरों का पतन प्रारंभ हुआ, और जिस दिन हमारा आचार्य, जिस दिन हमारा आचार्य, हमारा शिक्षक अपने रास्ते को छोड़कर थोड़ा पटरी से नीचे उतरे। हम सब लगभग प्रधानाचार्य हैं, हम सब लगभग प्रधानाचार्य हैं या अपने विद्यालय के मालिक हैं, अपने विद्यालय को चला एक घटना छोटी सी देखना। 1894-95 जापान भारत से गया बीता देश था। वहां के सम्राट ने एक बैठक बुलाई। जापान पतन की ओर जा रहा है तेजी से, जापान को कैसे उठाया जाए। 1894-93 उन्होंने एक 20-25 लोगों की बैठक बुलाई। बैठक में क्या निष्कर्ष निकला? अगर जापान को उठाना है, जापान को आगे बढ़ना है, तो यहाँ का जो शिक्षक है, शिक्षक जरा उनकी एक बैठक बुलाई जाए और उनको देशभक्ति की ट्रेनिंग दी जाए। मेरा देश जापान, मेरी भाषा जापानी, मेरा धर्म बौद्ध धर्म। कोई भी व्यक्ति अपने देश से कटकर, अपने धर्म से कटकर, अपनी भाषा से कटकर, अपनी सभ्यता संस्कृति से कटकर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षकों बैठक हुई, शिक्षकों की ट्रेनिंग प्रारंभ हुई। एक महीने के कैंप लगे। 1894 पहला कैंप 50 लोग, फिर वो 50 लोग आगे गए, उन्होंने फिर 50 के लोगों को ट्रेनिंग दी। इस तरह से निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। अच्छा नागरिक, देशभक्त नागरिक तैयार हो, इस प्रकार से तैयारी प्रारंभ हुई। आप सुनकर आश्चर्य रह जाएंगे। 1905 में जापान की रूस से लड़ाई हुई। 1905 में जापान से रूस की लड़ाई हो गई। छोटा सा एशिया का देश जापान, छोटा सा देश, रूस जैसी विशाल ताकत को हरा दिया। रूस जैसी विशाल ताकत को हरा दिया। पूछा पत्रकारों ने, पूछा इतिहासकारों ने, क्यों भैया रूस इतना महान देश और तुम छोटे से जापान देश से हार गए? मेरा जवाब सुनना। रूस के सेनापतियों ने क्या जवाब दिया? रूस के सेनापतियों ने जवाब दिया, हम जापान से नहीं हारे, हमको तो जापान के विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने जापान के स्कूल और कॉलेजों में हमको हरा दिया। हम जापान की सेना से नहीं हारे, हम हारे तो जापान के विद्यालयों से, हम हारे तो जापान के छात्रों से, हम हारे
से कैसे शिक्षक थे, कैसे विद्यार्थी थे। हमारा टैंक हमारी तोप गुजरती थी और एक विद्यार्थी ऊपर से कूदता था पेट में बम बांध करके, हमारे सेना के काफिले पर कूद पड़ता था। पता था मैं मर जाऊंगा, पर 2-3 तो एक आध टैंक 10-20 सैनिकों को लेकर मर। उन्होंने कहा हर स्कूल जापान का, जहां से हमारी सेना गुजरी, हर स्कूल जापान का एक बंकर से कम नहीं था। जापान की सेना से ज्यादा टक्कर अगर हमको किसी ने दी तो वहां के विद्यालय ने दी, वहां के शिक्षक ने दी, वहां के छात्र ने दी। रूस जैसे विशाल देश को था। ये मैंने जापान 1894 से अपने विकास की यात्रा प्रारंभ करता है। आप हम अपने से पूछ लें, आज जापान कहां खड़ा है? अमेरिका के राष्ट्रपति को जापान के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, राजा से कहना पड़ता है तुम्हारा माल हमारे अमेरिका के बाजार में छा गया है, थोड़ा सा माल यार हमारा भी खरीद लो, थोड़ी हमारी भी इकोनॉमी ठीक हो जाए। जापान के लोगों ने विचार किया, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति कह रहा है भैया कुछ तो सामान देना पड़ेगा। जापान कितना बुद्धिमान, कितना समझदार, कितना देशभक्त है देखना। उनका अच्छा अगर आप नहीं मानते हो तो ऐसा कर दो, थोड़े संतरे अपने देश से हमको भेज दें। संतरे अमेरिका में होते नहीं, सेब होता है, ठंडा मुल्क है, ठंडा इलाका है, क्या लगा अगर तुम्हारे यहाँ होते हो तो संतरे। और जो फल मंगाया वो फल सड़ गया, फल उन्होंने अपने देश के अंदर बेचा है। आज जापान देशभक्ति में, द्वितीय महायुद्ध में समाप्त हो गया जापान, कपड़े घाट करके खड़ा। 1944, 45, 46 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान समाप्त, लेकिन आज देख लीजिए जापान हमसे कितना आगे है। रोज भूकंप आते हैं, रोज भूकंप आते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, देशभक्ति के संस्कार और अपने देश के संस्कार देने का काम विद्यालय का होता है, शिक्षक और गुरु का होता है। याद करिए कि इजराइल 1948 में आजाद हुआ, चीन 1949 में आजाद हुआ, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी द्वितीय महायुद्ध में समाप्त हो गए। आज ये कहां खड़े हैं, आज इनका क्या हाल है? मैं भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा ये विषय नहीं था तो आप लोगों ने बुला लिया है। मैंने कभी कार्यक्रमों में दीप नहीं जलाए, संघ का प्रचारक रहा हूं, पीछे रहता हूं। वो सम्मान भेंट करना था, एक आध तो किसी तरह कर दिया, दबाव बहुत था, बाकी अपन पीछे ही रहे। तो आपको ध्यान में लाता हूं, आज देश के अंदर लगभग 35 करोड़ विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है देश में आज? 35 करोड़। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में शिक्षक है, पढ़ाने वाला शिक्षक, क्लेरिकल स्टाफ, ड्राइवर, कर्मचारी, ये उसके अलावा सब मिलाकर कितना बड़ा सर्कल है। आज जो विद्यार्थी है, कल वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, व्यापारी बनेगा, उद्योगपति बनेगा, किसान बनेगा, मजदूर बनेगा और सेना में जाएगा, पुलिस में जाएगा, राजनेता बनेगा, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। बोलिए, जो भी आज ये बड़े लोग हैं, सब स्कूल कॉलेज से निकल कर गए कि नहीं? बोलो, सब निकल कर गए कि नहीं गए? मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि ये देश गुरुओं का है। इस श्लोक में पढ़ा गया गुरुओं के बारे में, गुरु साक्षात परब्रह्मा गुरुदेवा महेश्वरा। हमने कितना कुछ बोला है। आज भी हमको गुरु मिल जाए, चाहे विद्यार्थी कितना भी नारायण हो गया होगा, चाहे अध्यापक भी थोड़ा बिगड़ गया होगा, लेकिन थोड़े से संस्कार तो अभी भी बाकी हैं। शिक्षक अगर मिलता है तो विद्यार्थी के हाथ शिक्षक के, गुरु के चरणों में अपने आप चलेगा। बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते? आज भी समाज में सर्वाधिक सम्मानित शिक्षक, सर्वाधिक सम्मानित शिक्षक आज भी। मैं कुछ 2-3 बातें आपके साथ रखना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि हम अध्यापक हैं। 35 करोड़ विद्यार्थी, 1.25 करोड़ से अधिक शिक्षक, 1.25 करोड़ से अधिक शिक्षक। अगर आज देश में सोच लें कि देश के अंदर क्रांति लानी है, मोबाइल का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सच बताइए
अगर ये 37-38 करोड़ का शिक्षक समूह खड़ा हो जाए, शिक्षा जगत खड़ा हो जाए, तो चाणक्य को उस समय की परिस्थितियों को बदलने में, घनानंद को मारने में, यूनानियों को तबियत ठीक करने में जितना समय लगा, उससे कम समय आपका हमारा लगेगा। जिस दिन हमने सोच लिया वी आर टीचर, वी आर द बिल्डर ऑफ द नेशन, हम राष्ट्र के निर्माता हैं, हम वो कर्मचारी नहीं जो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को वेतन लेकर के अपने घर में आ जाएंगे, शिक्षार्थी को जो पढ़ाना है पढ़ा करके आ जाएंगे। हम वो नहीं है, हम राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र के निर्माता। देखिए जरा, विचार करना, एक विचार के लिए थोड़ा सूत्र रख रहा हूं। जो विद्यार्थी 10वीं पास करता है और जो बीए कर लेता है, वो बीए वाला 12वीं वाले से अच्छा होना चाहिए कि नहीं? और जो एमए पीएचडी कर लेता है, वो लोग वो बीए वाले से अच्छा होना चाहिए। अच्छा यानी स्वास्थ्य, अच्छा यानी चरित्र, अच्छा यानी ईमानदार, अच्छा यानी निस्वार्थ, अच्छा यानी देशभक्त, अच्छा यानी नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र। पहले मेरा देश और बाद में मैं, इसका नाम राष्ट्रीय चरित्र। आप सब बताइए, अपने से पूछिए, आप और मैं भी रात दिन देखते हैं, जो जितना ज्यादा पढ़ता लिखता जाता है उतना स्वार्थी क्यों हो जाता है, उतना राष्ट्रीयस्थ क्यों हो जाता है, उतना जातिवादी क्यों हो जाता है, उतना सेल्फ सेंटर्ड क्यों हो जाता है, अपने तक ही सीमित क्यों रहता है? वो हमारे प्राचीन शिक्षकों के आदर्श पर क्यों नहीं कर सकता? कठिनाइयां आएंगी, दिक्कत आएंगी, परंतु आपको हमको ये तो विचार करना पड़ेगा, उसने बीए की एमए की डिग्री ले ली होगी, हायर एजुकेशन ले ली होगी, लेकिन सच बताइए संस्कारों का क्या है, बड़ों की इज्जत का क्या है, देशभक्ति का क्या हाल है, जात पात स्वार्थ इसका क्या हाल है? ये जैसे जैसे शिक्षा बढ़े वैसे वैसे ये चीजें कम होनी चाहिए। मैं तो आपको दूसरी बात कहूंगा, कोई भी आंदोलन अगर चलता है स्वार्थ का, आरक्षण का, जातिवाद का, इनका नेतृत्व करने वाला वही होता है जो शिक्षा में बहुत आगे होता है। ऐसा क्यों होता है इस देश में? ये आपको हमको विचार करना पड़ेगा। तो मैं बहुत समय में लिखा हुआ, आपका काफी समय यहाँ कार्यक्रम में लगा है, तो कि निवेदन आपसे करना चाहूँ, तो कि हम शिक्षा देते देते, हम शिक्षा देते देते 2-3 चीजों का विचार कर सकते हैं। नंबर 1, संस्कारों की व्यवस्था कर सकते हैं। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, महाविद्वान था। एक संत को अपनी लंका में लेकर गया, महाराज आइए आपको लंका दिखाता हूं। कहने लगा चलो दिखा। बहुत बड़े ऋषि मुनि, कहने लगा देखो ये मेरी विज्ञानशाला है, ये मेरी यज्ञशाला है, जहां पर नए नए हथियार बनते हैं, यहाँ नई नई रिसर्च होती है, यहाँ नई नई खेती के बारे में सोचा जाता है, नए नए उद्योग के बारे में सोचा जाता है। लंका देखो मेरी सोने की है, दुकान मकान शहर कैसे हैं। ऋषि मुनि ने देखा, बहुत उन्होंने एक बार भी ना गर्दन हिलाई और ना उसको अच्छा कहा। रावण ने कहा मैं इतनी देर से आपको लंका दिखा रहा हूं, इतनी देर से लंका दिखा रहा हूं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखा दी मैंने आपको जो दुनिया में कहीं नहीं है। आपने एक बार भी तारीफ नहीं की, एक बार भी प्रशंसा नहीं की। ऋषि मुनि का जवाब सुनना जरा क्या था। ऋषि मुनि ने कहा रावण तुमने मुझे सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया है, पर मुझे एक बात तो बता दो, संस्कारशाला कहाँ है जो व्यक्ति को अच्छा बनाती है? आपने इंजीनियर को बनाया है पर अच्छा व्यक्ति बनाया है क्या? इंजीनियर को, डॉक्टर को बनाया है पर डॉक्टर को अच्छा इंसान बनाया है क्या? आपने मुख्यमंत्री और तुमने राज्य का संचालन करने वाले लोग तो बनाए हैं, आईएएस आईपीएस अच्छे बनाए हैं, पर उनको ईमानदारी करके भी सिखाया है क्या? रावण को कहा देख रावण, सामने की दीवार पर लिखा हुआ है तेरे लंका का पतन होगा, कोई दुनिया की ताकत इस पतन को बचा नहीं पाएगी, लंका का पतन निश्चित है। द्वारका का पतन भगवान कृष्ण के सामने हो गया था। यादव आपस में शराब पीकर लड़ने लग गए, शराब पीकर लड़ने लग गए, अच्छे लोगों को तंग करने लग गए। उधर द्वारका समाप्त हो गई और इधर लंका समाप्त हो गई। संस्कारों के अभाव में वो भी सोने की द्वारका थी पर ये भी सोने की लंका थी। सोने का मतलब है विकास, उन्नति, परम।
चीजें नहीं बची। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, हम शिक्षा के साथ साथ कुछ संस्कारों की व्यवस्था कर सकते हैं। आदमी जातिवाद से बचे, भारत माता का पुत्र बने, आदमी स्वार्थी नहीं बने, दो पैसे का अपना फायदा नहीं सोचे, ये उसको संस्कार दे सकते हैं। थोड़ा उसके स्वास्थ्य का विचार करें, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है। आज का खान पान, छोटी उम्र में 35-40 करोड़ बीपी के बीमार, 40-50 करोड़ शुगर के बीमार। आज का खान पान, आज का जो खान पान है, उसके बारे में हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं, उसके जीवन को संवारना, उसके जीवन को बनाना। अच्छा नागरिक आसन करे, प्राणायाम करे, सूर्य नमस्कार करे, शारीरिक करे। एक दूसरी बात, क्या खा रहा है, आप जो पेट में ले जा रहे हैं उसी के हिसाब से आपका शरीर मन बुद्धि बनने वाला है। अगर आप ब्रेड खाओगे, टोस्ट खाओगे, डबल रोटी खाओगे, बर्गर खाओगे, पिज्जा खाओगे, आप ही बता दीजिए, इनके द्वारा वो बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या बनेगा? बीमार पड़ना ही है उसको। तो वो क्या खाता है? अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज और नेशनल कैरेक्टर। तुम ब्राह्मण के घर में जन्मे हो, तुम ब्राह्मण हो, उसमें कोई शक नहीं, पर याद रखना, पहले तुम हिंदू। तुम जाट के घर में पैदा हुए हो, गुजर यादव के घर में पैदा हो, ठाकुर के घर में पैदा हुए हो, वैश्य के घर में गौरव करो अपनी जाति पर, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले भारत माता का पुत्र हूं, उसके बाद मैं कुछ और हूं। अगर ये भाव हम 135 करोड़ लोगों के मन के रहे, और शिक्षक अपना रोल ठीक प्ले करता है। याद रखना, सतयुग हो या त्रेता, द्वापर हो या कलयुग, इस देश को बनाने का काम, इस देश को चलाने का काम, इस देश का नेतृत्व करने का काम शिक्षक और आचार्य, शिक्षक और आचार्य, गुरुकुल और विद्या के मंदिर, गुरुकुल और विद्या के मंदिर इन्होंने किया है। आज के कार्यक्रम की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक बात, देश के प्रति मेरा भी कोई फर्ज और कर्तव्य है, इसका ध्यान करके अपना काम करें। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा।